हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आ गई मैं अपने नए चैनल पर आपके लिए हिंदी व्याकरण का सारा कंटेंट लेकर। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए और बी। आप सभी को पता है हिंदी में आपके दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। इनके व्याकरण के कुछ टॉपिक सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंट है। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ये कोर्स ए और बी दोनों में ही चलता है। आज व्याकरण का हमारा पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ध्यान रखिए, कोर्स ए में आपका चलता है रचना के आधार पर वाक्य का भेद, जबकि कोर्स बी में ये दूसरे नाम से आता है, वो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ये रूपांतरण मतलब वाक्यों को बदलना। जब तक हम वाक्य समझेंगे नहीं तब तक वाक्यों को हम बदल नहीं पाएंगे। तो वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको हम 3 पार्ट में लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको करा रहे हैं पार्ट 1। कौन सा करा रहे हैं? पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम आपको 2 चीजें बताएंगे। पहला जो आपके पास हम आज लेकर आ रहे हैं पार्ट में, उसमें है आपका वाक्य की परिभाषा। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? वाक्य की परिभाषा, वाक्य क्या होते हैं, परिभाषा। फिर उसके बाद आएंगे वाक्य के अंग। अब आप ये कहेंगे कि हमको तो वाक्य भेद पढ़ने हैं, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? पहले हम जब वाक्य समझेंगे तभी वाक्य के अंगों को समझ पाएंगे। और ये अंग से संबंधित भी आते होंगे क्वेश्चन। आपका उद्देश्य और विधेय कर कर जो पूछा जाता है वो वाक्य के अंग से संबंधित होता है। तो चलिए देखिए, यहां पर हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वाक्य के साथ में। वाक्य क्या होते हैं? हम जब से हम बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे शब्द को अपनी मदर लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, आप किसी भी भाषा में चले जाइए, हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी भाषा में चले जाइए, हम जब भी कोई भाषा बोलते हैं वो वाक्यों से बनती है। तो वाक्य को समझना जरूरी है। क्या दिया है? अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों पदों के योग से बनता है। अब ध्यान रखिए क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लग जाए तो आप अपना दर्द भी यही बोलेंगे, नहीं मुझे जो है पैर में चोट लगी है या हाथ में चोट लगी है, सर में चोट लगी है, आप ये बोलोगे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। या कभी कभी हमें हल्का सा चोट लगता है, दूसरा बंदा हमसे सॉरी सॉरी बोलता है लेकिन हमें कोई दर्द नहीं हो रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं हमें दर्द नहीं हो रहा। आपको अगर भूख लगती है तो आप क्या बोलोगे? मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे मन के भाव हैं जिनको हम व्यक्त कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो वो हम बताने के लिए हमने क्या बोला? मम्मी मुझे भूख लगी है। तो ये क्या है? ये एक वाक्य है। क्या है? एक सेंटेंस है। तो इसी से हमने अपने मन के भाव दूसरों तक यानी कि अपनी मम्मी तक पहुंचाए, तभी तो मम्मी हमको खाना देंगी ना। इस तरीके से होता। अब वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों से बनते हैं। अब जैसे हमने बोला मम्मी हमें भूख लग रही है, तो इसमें अलग अलग शब्द है ना। शब्द जब तक स्वतंत्र हैं तब तक शब्द रहते हैं, लेकिन जब हम इन शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं तब ये क्या बन जाते हैं? ये पद बन जाते हैं। तो जब तक स्वतंत्र है यानी कि जैसे हमने बोला मम्मी, खेल, भूख लगी, तो ये सारे शब्द अलग अलग हैं जब तक ये स्वतंत्र। अब जैसे ही हमने उनको एक वाक्य में बांधा, मम्मी हमें भूख लग रही है, तो वही शब्द क्या बदल गए? उन्होंने अपना एक नया रूप ले लिया, वो कहला गए आपके पद। अब वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। अब जैसे मम्मी हम किसके लिए बोल रहे हैं? अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं। भूख क्या है? वो हमारी फीलिंग है, हम व्यक्त कर रहे हैं। तो हर शब्द का अपना एक अर्थ है, इसलिए उनकी अपनी एक स्पेशल जगह भी होती है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी ना किसी विचार या भाव को पूर्णता व्यक्त करने में सक्षम होता है। बात सही है, ठीक है। अब हम बोलेंगे मम्मी मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से बोले, मम्मी मुझे भूख लग रही है, ठीक है, मम्मी मुझे खाने को दे दो। अब यहां पर हमने 3 तरीके के वाक्य बोले, लेकिन सबका एक सीधा मतलब था कि आपको खाना चाहिए। तो पूर्णता ही व्यक्त करने का भाव व्यक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं वाक्य की परिभाषा पर। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। हमने बोला ना, अभी हमने वाक्य क्या होता है हमने आपको समझाया। अब नेक्स्ट हमने आपको क्या बोला? वाक्य की परिभाषा। परिभाषा, कोई हर एक चीज की परिभाषा होती है तो परिभाषा जानना जरूरी है। यहाँ क्या दिया? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों को हम इधर उधर लगा दें, लगी भूख है मम्मी, तो ये एक अच्छा शुद्ध वाक्य बना।
इसका अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पर शब्द अपनी जगह नहीं है। शब्द जब तक हम सही जगह पर व्यवस्थित नहीं करते वो सार्थक नहीं होते। सार्थक का क्या मतलब होता है? उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो उनको सही जगह पर लगाने से उनका अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका वाक्य। अब जैसे यहाँ दिया है छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो इससे अर्थ निकला ना, हमने देख रहे हैं कि हाँ एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है। दूसरा आते हैं फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। अब इन सभी, अब जितने भी आपके ग्रीन कलर के वाक्य दिख रहे हैं इनको आप ध्यान से देखिए। नेताजी सुंदर लग रहे हैं, बापूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब यहाँ पर आपके ये जितने भी वाक्य हैं आप इनको ध्यान दीजिए, इन सभी का अर्थ निकल रहा है। अब इसमें से कोई भी एक वाक्य चुनिए। अब जैसे हम पहला वाक्य चुन लेते हैं, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसको बोल दें हम पढ़ पुस्तक छात्र है रहा, तो अगर इसको हमने उल्टा सीधा कर दिया तो क्या कोई अर्थ निकल रहा है? एक तो आप जब आप बोलोगे तो दूसरे वाले को समझने में टाइम लगेगा। तो क्या होता है, सीधा हमने बताया कि जब तक हम व्यवस्थित नहीं करते, व्यवस्थित मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से हम शब्दों को नहीं रखते हैं, तब तक वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। उपरोक्त वाक्यों में शब्द समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी हैं और सार्थक भी हैं, अतः ये सभी वाक्य सही है। अब हमने आपको बताया ना कि जब तक हम इनको व्यवस्थित नहीं करेंगे, सही तरीके से लेकर नहीं आएंगे, तब तक एक ये व्यवस्थित समूह नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वाक्य के अंग। अब ध्यान रखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर आपको पहली समझनी है। वाक्य के अंग और भेद, ये 2 चीजें अलग अलग होती हैं। अब इसको हम बहुत ही इजी वे से आपको समझाते हैं। जैसे मनुष्य है, ठीक है, अगर हम मनुष्य की बात बोले तो उसमें आपका स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं ना। अब अगर हम बोले कि मनुष्य के शरीर के अंग क्या होते हैं, अब हम बोले कि मनुष्य के अंग का क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आंख, कान, हाथ, नाक, पैर, ये अंग हुए ना। अब इसी तरीके से हम बोलेंगे कि मनुष्य के भेद कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? स्त्री और पुरुष। समझ में आया ना? अंग क्या हुआ? जो आपको सामने दिख रहा है उसके पार्ट, ठीक है। अब भेद क्या होगा? उसके अंदर से क्या क्या, और मतलब जब मनुष्य बना तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसी तरीके से वाक्य जब हम बनाएंगे तो वो 2 तरीके से हम बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम समझने जा रहे हैं वो अंग है। इस वीडियो में हमने आपको बताया ना कि हमने आपको वाक्य समझाया, परिभाषा समझाई, अब हम आपको अंग समझा रहे हैं। अंग आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं अंग के आधार पर आपके भेद भी आगे डिपेंड होंगे और इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि अंग को आप ध्यान से देखिए। यहाँ क्या दिया है? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर आपको हम इजी वे से हम समझाते हैं। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ आपके पास दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है? श्याम ने बाजार से फल लिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे हम श्याम बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस पूरे सेंटेंस में हमने बात किसके बारे में करी? हमने बात करी है श्याम के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बोला ने बाजार फल लिया। अब यहाँ पर हमने क्या बोला? वाक्य में जिस वस्तु के विषय में, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस उठा लो, उसमें हम जिस भी विषय में बात करें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे हमारा उद्देश्य हो जाता है। फिर आते हैं उसके, अब जो भी, जैसे यहाँ पर श्याम के बारे में क्या बोला गया? उसने बाजार से फल लिए, तो वो पूरा बाकी सेंटेंस हमारा क्या आ जाता है? विधेय में। तो सिंपल जिसके बारे में हमने बात करी वो हमारा उद्देश्य है और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा सीधे सीधे क्या आ जाता है? विधेय में आ जाता है। अब नीचे आते हैं हम आगे वाले में। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब हमें यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे हमारे क्या हो गए? उद्देश्य हो गए और बाकी बचा हुआ पार्ट हमारा विधेय हो गया। नेक्स्ट आते हैं, पान वाले ने साफ बता दिया। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में हमने बात करी? पान वाले के बारे में बात करी। तो पान वाला हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और बाकी जितना भी सेंटेंस उसके बारे में हमने जो बात करी क्या है? ने साफ बता दिया, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा चला गया सीधे सीधे विधेय में।
नेक्स्ट आते हैं, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। क्या हुआ? नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। अब इसमें क्या, किसके बारे में हमने बात करी? नवाब साहब के बारे में। और ने फिर हमारी ओर देख लिया, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा चला जाता है सीधे सीधे विधेय में। तो क्लियर हुआ आपको कि हमने क्या क्या बताया? क्या है? नवाब साहब ने एक बार हमारी ओर देख लिया, ये विधेय हो गया। और बाकी जितना भी था वो हमारा सभी क्या, जो जिसके बारे में नवाब साहब हमारे सीधे सीधे उद्देश्य हो गए और बाकी सभी हमारा विधेय हो गया। अब देखिए यहां पर हमने ये देखिए वही चीजें हैं ना, यहां पर अलग अलग कर दी। उद्देश्य और विधेय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी मिस्टेक करते हो, थोड़ा सा भी अगर आपने उद्देश्य विधेय समझने में मिस्टेक करी, तो आगे जो आपके आ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद जब मैं आपको समझाऊंगी ना, तब आपको परेशानी होगी, क्योंकि उनके जो भेद हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उसमें आपको जो है बहुत ही ज्यादा इन सारी चीजों को समझना जरूरी, क्योंकि आपने अगर एक भी चीज इसमें छोड़ दी या मिस कर दी तो आपको परेशानी आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने जो चीजें अभी आपको समझाई ना, वो देखिए यहीं पे दिया है। दिए गए उदाहरणों में उद्देश्य एवं विधेय इस प्रकार है। तो जो हमने सेंटेंस अभी आपको यहाँ पर, ये जो नीचे जितने भी ये सेंटेंस हमने आपको पढ़ा है, इनको अभी मैंने आपको समझाया। अब इन्हीं को हमने यहाँ पर अलग अलग करके आपके लिए बता दिया। देखिए क्या है, श्याम ने, ये सीधे सीधे हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया उद्देश्य। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आपको एक चीज में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ने जो होता है वो कर्ता कारक होता है। ने हमारा कौन सा होता है? कारक होता है ना, कर्ता कारक। तो जब भी आप उद्देश्य और विधेय अलग करोगे और सेंटेंस में कर्ता के साथ, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके साथ अगर ने विभक्ति है तो वो आपका उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान रखना। जैसे यहां दिया ने, तो ने हमारा किस में आया? उद्देश्य में आया। बाजार से फल लिए, ये हमारा विधेय में आ जाएगा। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे के बारे में हमने बात करी, तो बच्चे हमारे हो गए आपके उद्देश्य और बाकी हो गए विधेय। पान वाले ने साफ बता दिया, अब पान वाले ने आया था तो वो हमारा सीधे चला गया आपका उद्देश्य में। फिर उसके बाद साफ बता दिया, ये हमारा विधेय में हो गया। फिर आते हैं, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। तो नवाब साहब उद्देश्य में चला गया और फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, ये विधेय हो गया। तो देखा ना कितनी जल्दी हमने फटाफट सारी चीजें समझ ली। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो आप कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी मिस्टेक कर दोगे। वैसे ये सब बहुत आसान है, मैं आपको बहुत ईजी वे से समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें समझने में। तो ये लेंदी है, इसीलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में लेकर आई हूं। तो पहली पार्ट में हमने आपको समझा दिया वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग। दूसरे पार्ट में हम वाक्य के भेद समझेंगे और तीसरे पार्ट में हम वाक्य के रूपांतरण को समझेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन और है कि मैम रूपांतरण आप बता तो रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे, तो परेशान नहीं है, जब तक आप बेस नहीं समझोगे तब तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। वो भी आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन पहले आपके लिए ये पूरा टॉपिक समझना जरूरी है। तो मैंने इनिशियल टॉपिक आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगी वाक्य के भेद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।